एक बार फिर आपके सामने एक बहुत बढ़िया केस स्टडी लेके आया हूँ। ये जो हमारा मॉडल है Realme P1 5G मॉडल है, इसके अंदर में क्या फॉल्ट है कि जैसे ही हम किसी ने इसके अंदर ना हार्ड रीसेट किया हुआ है, जैसे ही सेम से हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो डिस्प्ले जो है ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमारा ब्लैंक हो रहा है। और एक अच्छी बात क्या है दोस्तों, अक्सर लोग जो काम करते हैं ना वो बहुत परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? जिस मॉडल का स्कीमेटिक नहीं होता ना उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन अगर आपको सही नॉलेज है स्कीमेटिक का तो विदाउट स्कीमेटिक भी आप सेट को रिपेयर कर सकते हैं। इसके आईसी के बेस पे सीपीयू के अनुसार हम इस मॉडल को हम चेक करने वाले हैं। इसके अंदर में कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करने वाले हैं आज इस फॉल्ट को। और यूट्यूब पे दोस्तों पहला वीडियो आज होने वाला है, इस मॉडल के ऊपर पहला वीडियो होने वाला है। तो आज मैं आपको पूरा फुल एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। अगर 5G का कोई भी मॉडल हो, अगर WTR इसमें लगा हुआ है, MT6190MV लगा हुआ है, अगर ये आईसी किसी अदर मॉडल में भी लगा हुआ है तो आप जो हम आपको आज बताने वाले हैं उस तरीका के माध्यम से आपका सेट इजीली पे रिपेयर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले इसको हम ऑन करते हैं। सेट हमारा ऑन हो रहा है। इसके अंदर देखिए काम भरपूर हुआ है, सीपीयू रिवॉल्व भी ऑलरेडी हुआ है, इसके अंदर में WTR भी चेंज हुआ है, उसके साथ साथ काम बहुत सारे इसके अंदर हो चुका है। और देखते हैं इसके अंदर में ऐसा क्या है कि मतलब ये सब करने के बाद भी हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो आज मैं आपको वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सेट हमारा अभी ऑन हो रहा है, सेट हमारा चालू हो गया, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा ऑन हुआ है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर यहाँ पे फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर हम यहाँ से हम इंडिया को सेलेक्ट कर लिए, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। अभी देखिए अब ये बोल रहा है कि सिम डालिए, फिर मैं आगे जाऊँगा। लेकिन हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सिम तो बात की बात है, पहले पूरा ऑन तो हो जाए, पूरा चालू तो हो जाए यार, फिर तो हम सिम लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे करता हूँ, नेक्स्ट किया, जैसे ही नेक्स्ट किया तो ये क्या हो गया, ये रुका। जैसे ही रुक गया इसका जो डिस्प्ले जो है ना बिल्कुल ब्लैंक हो गया। लेकिन आपको ये इधर दिखता होगा ओनली बैटरी का लोगो इसमें दिख रहा है ना। तो दोस्तों इसके अंदर में कुछ ऐसा ही फॉल्ट है। ये थोड़ी देर तक रुकेगा, इसके बाद वो ऑटोमेटिक बैक आता है अपनी जगह पे, ठीक है। तो इसको हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर आखिर जो काम हुआ है। ऑलरेडी ये मार्केट से भी सेट घूम के आया है मेरे पास में, किसी ने काम भी करा है ना। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर में क्या ऐसा फॉल्ट होने वाला है कि वो फॉल्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं आपको वो स्कीमेटिक लेवल के सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा इसके अंदर में जो आईसी लगा हुआ है वो आईसी लगी है इसके अंदर में MT6190MV। तो हम आईसी के बेस पे आप सर्च कर पाएंगे। तो हमने आईसी के बेस पे निकाला है, हमारे मॉडल खोला है यहाँ पे Redmi Note 11S, ठीक है। लेकिन हमारा जो मॉडल अभी है दोस्तों ये हमारा Realme P1 5G हमारा सेट है। लेकिन हम किस मॉडल को देख के हम काम करने वाले हैं। तो अभी मैंने खोला है Redmi Note 11S का, मैंने स्कीमेटिक खोला है और उसका लेआउट खोला है। तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं। मॉडल से हमको मतलब नहीं होता, हम जो काम करते हैं दोस्तों पूरा आईसी लेवल पे ही काम करते हैं और आईसी के बेस पे हमको काम देखना होता है। इस मॉडल का हार्डवेयर, वेटमेप, स्कीमेटिक डायग्राम, लेआउट कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम फॉल्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले नंबर किसी भाई ने इसकी WTR चेंज करके देख लिया है, सेम कंडीशन है। और जो हमारे पास जो फॉल्ट आया था ना तो मैं भी WTR ऑलरेडी मैंने चेंज करके इसमें देख लिया था, फिर भी फॉल्ट सेम था। तो जो भी भाई काम किया था इसके अंदर में बहुत अच्छा काम किया था, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आपको डीप नॉलेज अगर काम सीखना है तो आपको आना पड़ेगा RK मास्टर मोबाइल इंस्टीट्यूट। तो आप हमारे यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं। इस तरह के यूनिक जो फॉल्ट होते हैं वो सारे चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। जो भी करेंगे आपके सामने हम लाइव काम करेंगे, ठीक है। तो अभी हम निकाल रहे हैं इसके WTR को, हम निकाल रहे हैं बाहर। इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने CPU भी ऑलरेडी इसके अंदर में रिवॉल्व हो चुका है ना, CPU हमारा रिवॉल्व है और ये भी आईसी चेंज है।
तो ये जो फॉल्ट कहाँ कहाँ से आता है, मैं आपको वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बता दूंगा। आज के बाद इस तरह के फ़ोन में आप नहीं फंसेंगे, और आज के बाद इस तरह के जो WTR लगे रहेंगे उसमें आपका कभी भी नहीं आप उलझेंगे कि इससे ऐसे ऐसे मॉडल पे कैसे काम करना है और किस तरह से हमको काम करना होता है। ठीक, इसको हम सफाई कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था, इस Realme P1 5G के अंदर जब हमारा दोस्तों बेसबैंड अननोन होता है तो इस तरह के फॉल्ट आपको सामने में देखने को मिलेगा। लेकिन किसी भाई ने इसके अंदर में हार्ड रीसेट किया है ना, तो इसलिए आपको दिखा रहा हुआ है कि जैसे हम सिम के पास जाते हैं, जब नेक्स्ट करते हैं तब हमारा जाके डिस्प्ले हमारा ब्लैंक हो जाता है। अगर बेसबैंड जो अननोन होता है दोस्तों, वो कहाँ कहाँ से हमारे बेसबैंड अननोन आता है, तो मैं आज विदाउट इस मॉडल का तो स्कीमेटिक नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि विदाउट स्कीमेटिक हमने WTR के हिसाब से मैंने एक स्कीमेटिक लिया हुआ है। स्कीमेटिक का जो नंबर है हमारा Redmi Note 11S हमारा स्कीमेटिक है, और इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है MT6190MB लगा हुआ है। तो इसके अंदर में देखिएगा कि हमारे जो बेसबैंड की जो लाइनें होते हैं, कितने सारे लाइन होते हैं हमारे बेसबैंड के, और कितने जगह से हमारे बेसबैंड अननोन आता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये हमारा है WTR, इसका नंबर है 6190M। इसके अंदर में जो WTR के अंदर में इतने सारे चीज आपको दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक, ये जो है ये होता है हमारा ग्राउंड होता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे लिखा है TX लिखा है नहीं, तो ये जितने लाइन है हमारा ये अलग अलग आईसी में जाएगा, मीडियम बैंड, लो बैंड, है ना, तो यहां से हमारे आईसी में जाता है। इसके बाद अगर बात करें मीपी का, तो दोस्तों ये जो मीपी जो लाइन है आपका, मीपी लाइन हमारा इसके अंदर जो 5G के अंदर कुछ अलग कंसेप्ट होता है हमारा, कि इसके अंदर में आप ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है मीपी एम क्लॉक, और यहाँ लिखा है मीपी एम डाटा। मीपी एम क्लॉक का मतलब ये हो गया कि मास्टर क्लॉक मास्टर डाटा जो देगा आपको सीपीयू देगा। अगर इस लाइन में कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी इशू आएगी, तो आपके फोन के अंदर में बेसबैंड अननोन देखने को मिलेगा। तो हम अभी WTR को भी हम चेक करने वाले हैं। ये जो लाइन हमारा है मीपी क्लॉक मीपी डाटा, इस लाइन को भी हम चेक करेंगे। अगर सीपीयू से अगर इसको अगर डेटा नहीं मिला, क्लॉक नहीं मिला, तो भी आपके बेसबैंड अननोन आएगा। लेकिन जीआर आना, ये नहीं बोल सकते कि हमारा डाटा उस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो पहले नंबर तो हम इसके अंदर जीआर देखने वाले हैं। इसके अंदर में अगर हमारा काम नहीं बनेगा तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सीपीयू से जो हमारे क्लॉक आते हैं, डेटा आते हैं, उसको कैसे चेक करेंगे। डीएसओ के माध्यम से हम चेक करने वाले हैं। तो ये दो लाइन के अंदर में कोई भी दिक्कत आएगी तो बेसबैंड आपका अननोन मिलेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है DIQ। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो इनपुट सप्लाई इसके अंदर आ रहा है, इनपुट बोले तो कौन सा सप्लाई रहेगा, जो DRX की जो सप्लाई हमारा है उसका ये इनपुट सप्लाई है। इससे हमारा बेसबैंड अननोन नहीं आता है दोस्तों। इस लाइन को हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जाए तो आगे देखिएगा VRF, इसका मतलब ये हुआ V रेफरेंस 09 PMU। इसका मतलब ये हो गया कि इस पे लमसम 1.0 के करीब वोल्टेज बनेगा, या 0.8 0.9 के करीब इस पे वोल्टेज हमारा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है V रेफरेंस 13 PMU। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे हमारा 1.3 का वोल्टेज बनना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे करते हैं तो आगे लिखा हुआ है V रेफरेंस 18 PMU। 18 का मतलब हुआ कि 1.8 की सप्लाई हमको यहाँ पे पिन पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पावर आईसी, ठीक है। इसके बाद VA12, तो VA12 के बारे में आप लोग को पता है ना, जब मैंने MTK कैडेट हम पढ़ रहे थे उसके दौरान में मैं आप लोग को बताया था कि VA12 की सप्लाई कैसे बनता है। एक्सटर्नल बक, जिस फोन के अंदर में 6357 CRB लगता है, उस मॉडल के अंदर में एक्सटर्नल बक लगता है दोस्तों, ठीक है। तो वहां से भी VA12 की सप्लाई, तो वही वाली VA12 की सप्लाई है। MTK का सीक्वेंस जो होता है दोस्तों लमसम सेम होता है, कुछ ही आपको अलग अलग चेंज दिखेगा। लमसम आपको लाइन सारे ओके सेम दिखेगा।
तो VA12 की सप्लाई ये हो गया। इसके बाद इसके अंदर जो सप्लाई आ रहा है VM18 PMU, इसके अंदर में 1.8 की सप्लाई आ रहा है। इसके बाद VDIG PMU, यहाँ पे जो वोल्टेज बनने वाला है 0.7 के करीब वोल्टेज बनेगा। यहाँ पे देखिए आईसी के अंदर में लिखा गया है 0.7, तो इस पे आपको इस लाइन पे कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा? 0.7 वोल्टेज। इसके बाद आगे हम बात करें K7 पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है V रेफरेंस 0.85, लमसम यहाँ पे 0.8 का वोल्टेज मिलेगा। अगर दोस्तों अगर एक भी वोल्टेज गायब हुआ तो भी दोस्तों बेसबैंड अननोन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है बेसबैंड अननोन के लिए, तो हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है TX1, यहाँ लिखा है ET, यहाँ लिखा है BPI। तो ये जो लाइन हमारे हैं इससे हमारे दोस्तों बेसबैंड अननोन नहीं आता। मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं ये सारे लाइनों से बेसबैंड अननोन हमारा नहीं आता। तो अब किसको चेक करेंगे? अब तो देखिए ना इसको देखना है ना इसको देखना है। अब हम आगे आते हैं, आगे पे लिखा हुआ है PMIC क्लॉक RF। तो ये हमारा CPU कौन सा है? MTK है। तो MTK में जो क्लॉक बनता है वो बनता है 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारा बनाता है, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे? DSO के द्वारा मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि हमारा फ्रीक्वेंसी हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो बेसबैंड अननोन के लिए हमारा जो जिम्मेवार होता है या तो WTR आपका खराब है, तो इसके अंदर में दोस्तों मैंने खुद WTR चेंज करके देख लिया था और मार्केट में भी किसी ने चेंज करके देख लिया था, है ना। तो WTR का तो फॉल्ट हमारा है ही नहीं, है ना। इसके बाद हम अगर बात करें तो अगर इस मास्टर एम क्लॉक और मास्टर एम डेटा की लाइन में कोई दिक्कत आएगी तो भी आपका बेसबैंड अननोन रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे अगर बात करें DIQ, जो हमारा DRX वाली जो इनपुट सप्लाई है, इसके अंदर में कोई दिक्कत आएगी तो इससे दोस्तों हमारा बेसबैंड अननोन नहीं होता है ना। इससे हमारा कोई बेसबैंड अननोन का कोई फॉल्ट नहीं आएगा इससे, ठीक है। तो हम इस लाइन को भी हम चेक नहीं करेंगे, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट करें, हाँ अगर कोई वोल्टेज की लाइन में कोई दिक्कत आएगा, अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा उससे आपको आएगा बेसबैंड अननोन, क्योंकि ये जो वोल्टेज जो हमारा आ रहा है ये इसका रिक्वायरमेंट है किसका? WTR IC का। क्योंकि WTR का अगर एक वोल्टेज दोस्तों अगर नहीं मिलेगा ना तो भी आपके फोन में बेसबैंड अननोन का फॉल्ट दिखेगा और कुछ इस टाइप से फॉल्ट दिखेगा जो मैं आपको दिखाया था, ठीक है। तो अभी हम जो चेक करने वाले हैं इसके अंदर में, तो अभी मैं ज्यादा इसके अंदर में मैं परेशान नहीं होऊंगा क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे लाइन दिए हुए हैं, तो मैं सारे लाइनों को मैं चेक नहीं करूंगा। अभी जो हमारे बेसबैंड के संबंधित लाइन है बस उसी लाइनों को हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला जो लाइन हमारा किस चीज का लाइन है जरा बोलिएगा? MIPM क्लॉक और MIPM डेटा। इस लाइन हमारा ओपन नहीं होनी चाहिए, लाइन में हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस पे हमारा जो CPU से जो आने वाला है क्लॉक और डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद DIQ जो लिखा हुआ है, जो हमारा DRX वाली सप्लाई है उसको हमको चेक नहीं करना है। इसके बाद हम चेक करेंगे सारे वोल्टेज चेक करेंगे। इसके बाद XO इन की लाइन को हम चेक करने वाले हैं दोस्तों। बस इसी के अंदर आपका फॉल्ट दोस्तों मिलने वाला है, ठीक है। और मैं आपको DSO के द्वारा पूरा चेक करके दिखाऊंगा XO इन की लाइन, और डेटा क्लॉक भी हम GR से चेक करेंगे। अगर काम हमारा नहीं बना तो हम यहाँ पे DSO का यूज करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर में ऑलरेडी CPU पहले से ही रिवॉल्व है। तो इसका लाइन मैं आपको दिखा दूं, ये लाइन हमारा जा कहाँ रहा है तो देखिएगा। इस लाइन को मैंने कॉपी किया, नेक्स्ट किया तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया? CPU, है ना। CPU हमारा, ये हमारा CPU है। तो 5G के अंदर में दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि मास्टर क्लॉक और मास्टर डेटा की सप्लाई आपको लेता है WTR, ठीक है। इसके बाद ये हमारा है मास्टर और ये हमारा क्या है? स्लेव है। मतलब इसके अंदर जो सिस्टम दिया गया है, कैसा सिस्टम दिया गया है कि अगर CPU से डेटा क्लॉक इस WTR को अगर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये WTR IC अलग अलग IC को डेटा क्लॉक नहीं देगा। मतलब एक हिसाब से ये देखा गया, ये भी एक CPU का ही तो काम कर रहा है। CPU जो हमारा RFFE डेटा और क्लॉक लाइन देने का काम करता है, सेम हमारा WTR भी कुछ ऐसा काम कर रहा है यार। देखो, मास्टर क्लॉक मास्टर डेटा ले आप। इसके बाद 4G IC, 4G के इसके अंदर में 1-2 IC लगी होगी, 5G के लिए 2 IC लगा होगा, अलग से DRX IC लगी होगी, है ना। तो उसके लिए ये WTR RFFE डेटा क्लॉक दे रहा है ना। खुद WTR मतलब CPU नहीं, ओनली WTR
अपने स्लेव को मतलब आईसी को अपने WTR से RFFP डेटा और RFFP क्लॉक को दे रहा है। तो इस लाइन को अभी हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि इस लाइन से हमारा बेसमेंट अननोन नहीं आता है, क्योंकि WTR जब लगेगा तो लाइन हमारा काम करेगा, है ना। तो बट इतना आपको मालूम होना चाहिए कि कोई शॉर्टिंग वगैरह लाइन में नहीं हो, शॉर्टिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये दो लाइन में कोई दिक्कत आएगी तो जाहिर सी बात है, अगर इस लाइन में दिक्कत आएगी तो ये आईसी नहीं काम करेगा ना। जब आईसी ही नहीं काम करेगा तो बेसमेंट कहां से आपका आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या है कि मेपी क्लॉक मेपी डेटा हमारा लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे और इसके बाद हम सिग्नल को चेक करने वाले हैं जो हमारा 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। ये 2-3 जगह के अंदर ही आपको फॉल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आईसी वगैरह सब चेंज करके देख लिया था। तो अभी मैंने WTR को बाहर निकाल दिया है, तो इसका नंबर क्या है बोलिएगा। AA2 पे कौन सा लाइन है, मेपी मास्टर डेटा। Y1 पे क्या है, मेपी एम क्लॉक मास्टर डेटा। तो इसका नंबर ये है। तो हम क्या करते हैं, तो हमारा जो नंबर जो है AA2 ऊपर दिखा दीजिए स्कीमेटिक पे। AA2 पे लाइन कौन सा हमारा आ रहा है, मेपी मास्टर डाटा, है ना। तो AA2 पे हम GR लेने वाले हैं कि जो CPU से लाइन हमारा कनेक्ट है या कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम नॉच पॉइंट के अनुसार आते हैं और इसको हम चेक करते हैं। तो हम काउंटिंग करते हैं ABCDEFGHJKLMNPRTUVWY AA1 AA2। तो क्या GR वैल्यू मिल रहा है, कितना का GR वैल्यू दे रहा है, 530 का GR वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि CPU से जो लाइन आ रहा है वो हमारा लाइन कनेक्टेड है ना। इसके बाद दूसरा क्या है, Y1 का कौन सा लाइन है, मेपी क्लॉक। तो हम Y1 पे GR देखने वाले हैं। तो ABCDEFGHJKLMNPRTUVWY Y1 क्या GR सेम है, सेम है ना। 530 उसका भी था, 530 उसका भी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है यार, कभी कभी लाइन भी शॉर्ट हो जाते हैं। GR वैल्यू अगर सेम दिखे तो आपको एक बार वेरिफिकेशन करना है दोनों, जैसे एक डेटा पे रखना, एक क्लॉक पे रख के भी चेक करना है कि लाइन तो शॉर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि GR वैल्यू हमारा सेम दे रहा है ना। तो हम इसको भी देख लेते हैं और Y1 को भी देख लेते हैं। ये हमारा एक था, तो Y1 हमारा कहाँ था, ABCDEFGHJKLMNPRTUVWY। तो क्या शॉर्टिंग तो नहीं है, मल्टीमीटर पे दिखाइए। देखिए मैंने एक वायर को रखा है डाटा पे, एक वायर को रखा है मैंने क्लॉक पे, तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा क्लॉक में हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं है ना। तो अब हम आगे की बात करें, तो मैंने ये बोला था कि बेसमेंट अननोन का ये भी हमारा कारण नहीं होता है ना। ये जो लाइन, इतने सारे लाइन जो दिख रहा है, इससे हमारा बेसमेंट अननोन हमारा नहीं आता। तो अभी हम देखने वाले हैं कि कोई लाइन में हमारा शॉर्टिंग तो नहीं है। तो हम पहला वोल्टेज का है V रिफरेंस 0.9 वोल्टेज इस पे बनेगा हमारा। तो हम किसी भी एक वॉल पे हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसकी अगर बात करें, देखिएगा D19 E16 Y19 M19 M15 Y15 इस तरह के अलग अलग वॉल पे इसकी सप्लाई है। तो हम किसी एक पे हम चेक करने वाले हैं क्या GR वैल्यू है, क्या वहां पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो हम D7 को पकड़ लेते हैं, है ना। तो D7 पे हम देखेंगे कि GR वैल्यू है या नहीं है, क्या लाइन हमारा शॉर्ट है। तो हम काउंटिंग करते हैं D7। तो ABCD D ये हो गया, तो D7 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या GR वैल्यू है ना, GR वैल्यू ठीक है। तो इस लाइन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, ऊपर दिखेगा। अब इस लाइन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है हमारा। मैंने V रिफरेंस 0.9 वाली वोल्टेज को चेक कर लिया, है ना, कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिला। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है V रिफरेंस 1.3 वोल्टेज इस पे बनेगा D1। तो D1 पे हम देखते हैं क्या GR वैल्यू हमको मिल रहा है क्या। तो अब काउंटिंग करते हैं यहाँ पे। तो ABCD D1, क्या D1 पे GR वैल्यू मिल रहा है, मिल रहा है हमारा। कितना का GR दे रहा है, 312 का रीडिंग दे रहा है ना। मतलब इस लाइन में भी हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद हमारा है V रेफरेंस 18 PMU। तो हम D11 पे सबसे आसान रहेगा चेक करने का ना, तो D11 पे हम चेक कर लेते हैं। तो फिर से लगाएंगे D11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
क्या जीआर वैल्यू है? कितना का जीआर वैल्यू है? 447 का है जीआर वैल्यू। मतलब कि हमारा इसमें भी हमारा कोई शॉर्टिंग वोटिंग नहीं है वोल्टेज लाइन में। इसके बाद हम आगे की बात करें N2 है ना, N2 पे हमको चेक करना है जीआर वैल्यू। अगर कोई भी लाइन अगर शॉर्ट रहेगा तो भी बेसबैंड अननोन रहेगा आपका, है ना। तो हम N2 को हम काउंटिंग करेंगे। N2 हमारा क्या होने वाला है, तो हम काउंटिंग कर लेते हैं N2। तो A B C D E F G H J K L M N, N2 N1 N2 जीआर वैल्यू है कितना का जीआर वैल्यू है? 349 की रीडिंग है यहाँ पे। मतलब N2 भी हमने चेक कर लिया। इसके बाद हमारा कौन सा है? N2 और N8 पर भी तो हम चेक कर सकते हैं ना, तो N8 भी चेक कर लेते हैं। N कितना था? 8 था ना ऊपर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना का जीआर वैल्यू मिल रहा है? 281 का। मतलब इस लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है ना। इसके बाद हम आगे बात करें F1 और U2 पर हमारा ये बॉल जा रहा है। कितना वोल्टेज बनेगा जी? 0.7 की वोल्टेज बनेगा, है ना। तो हम F1 पे चेक कर लेते हैं, क्या F1 की लाइन हमारा कोई शॉर्ट तो नहीं है। तो काउंटिंग कर लेते हैं F1। तो A B C D E F, A B C D E F, F1 ये हमारा बन गया। तो F1 के जीआर वैल्यू क्या दे रहा है? 401 की रीडिंग। कोई शॉर्टिंग नहीं है इस लाइन में, है ना। तो F1 भी मैंने चेक कर लिया। इसके बाद हमारा कौन सा बचा? K7, है ना। इसमें कितना वोल्टेज बनेगा? 0.8 की सप्लाई है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा है ना V रिफरेंस 0.85 यहाँ पे वोल्टेज दिख रहा है। K7 है, तो K7 पे हमको देखना है जीआर वैल्यू है क्या। तो A B C D E F G H J K का कितना था? 7 ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीआर वैल्यू है। कितना का जीआर वैल्यू है? 447 का जीआर वैल्यू है इस पे। मतलब कि हमारा लाइन ठीक है। तो आपने दोस्तों ये देखा कि मैंने अभी तक में जो चेक किया है, MIPI M क्लॉक को मैंने चेक किया है, कोई शॉर्टिंग नहीं मिला। MIPI M डेटा को मैंने चेक किया, कोई शॉर्टिंग नहीं मिला। इसके बाद मैंने वोल्टेज की लाइन को मैंने चेक करा, कोई शॉर्टिंग नहीं मिला। इसके बाद मैंने ये V रिफरेंस 0.9 वोल्टेज को चेक किया, ओके है। V रिफरेंस 1.3 ये भी ओके है। इसके बाद V रिफरेंस 18 मतलब 1.8 ये भी मैंने चेक कर लिया। इसके बाद VA12 VM18 VDIG रिफरेंस, इसके बाद V रिफरेंस 0.8। इस तरह के मैंने सारे वोल्टेज को मैंने अभी तक वोल्टेज नहीं चेक किया है, इसके जीआर वैल्यू मैंने लिया है ना, कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि G14 पे जो हमारा जो सप्लाई आ रहा है, एक्सो इन वाली सप्लाई आ रहा है, उसका एक नाम दिया गया है इसके अंदर में PMIC क्लॉक RF, है ना। तो इसके अंदर में एक्सो इन करके नाम दिया गया है। तो इसका नंबर क्या है? G का 14 नंबर। तो हम काउंटिंग करते हैं G का 14 नंबर। इस पे जीआर वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि ये जो दोस्तों ये जो हमारे जो सप्लाई होते हैं, ये सप्लाई आते हैं हमारे पावर आईसी से आता है ना, एक्सो इनकी सप्लाई। तो नंबर क्या है? G का 14 नंबर बॉल। तो G का 14 नंबर काउंटिंग कर लेते हैं। A B C D E F G, G का 14 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या जीआर वैल्यू है? कितना का जीआर वैल्यू है? 441 का है। मतलब शॉर्टिंग कहीं नहीं मिला, है ना। तो हॉट टेस्टिंग के दौरान आपको सबसे पहला काम कि मैं MIPI डेटा को मैं बाद में चेक करूंगा, है ना। फिलहाल के लिए मैं स्टार्टिंग में वोल्टेज चेक करने वाला हूं, ये हमारे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए आपको मालूम है कि वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, बैटरी को हमने अभी बाहर निकाल रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वोल्टेज की बात करें, कौन सा लाइन को चेक कर रहे हैं? V रिफरेंस 0.8 वाली हम वोल्टेज को देखते हैं। तो काउंटिंग करते हैं K का 7 नंबर। तो A B C D E F G H J K का 7 नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 वोल्टेज बन रहा है, 0.8 बन गया। 0.8 वोल्टेज बन गया, मतलब हमारा बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा 1.8 वोल्टेज है ना। तो L2 या N8 पे हमको वोल्टेज चेक करना है, 1.8 की सप्लाई। तो हम काउंटिंग कर लेते हैं, L2 पे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज 1.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हम फिर से काउंटिंग करेंगे
L2 है ना नंबर ना, L2। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे ABCDEFGHJKL, L2। कितना वोल्टेज बनाया? 1.8 बन रहा है करीब। ओके है वोल्टेज, जिसपे कितना वोल्टेज आ रहा है? 1.2 सप्लाई है ना। तो हम N2 को अभी हम चेक करेंगे कितना वोल्टेज बना। 1.2 के करीब वोल्टेज बन गया हमारा, है ना। मतलब ये भी वोल्टेज हमारा बन रहा है। 11 पे चेक करें या तो ये 16 पे, आसानी कौन सा रहेगा? ये 16 वाली। तो ये 16 वाली को चेक कर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस पे कितना वोल्टेज बना? 1.8। ओके है। ए बी सी डी, डी का 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितना वोल्टेज बन रहा है? 0.9 बन रहा है वोल्टेज। तो ये देखा कि जो WTR के जो आया ना, आ गया 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये भी हमारा ओके है। तो अभी हमारा WTR हमारा ऐसे लग चुका है। तो दोस्तों अब हम इसको ऑन करके देखने वाले हैं क्या हमारा फॉल्ट सेम है, हमारा फॉल्ट सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम इसको चेक करेंगे, है ना। तो अभी के अंदर में मास्टर क्लॉक और मास्टर डेटा, अगर सीपीयू डेटा क्लॉक नहीं देगा तो भी हमारा बेसबैंड अनऑन रहने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम सेट को चालू करके चेक करते हैं। अगर हमारा फॉल्ट सेम रहेगा तो मैं वो भी आपको चेक करके दिखाऊंगा, मास्टर क्लॉक और डेटा कैसे चेक करते हैं। और ऐसे भी अगर आपको देखना है तो हमारा यूट्यूब चैनल है RK मास्टर मोबाइल इंस्टीट्यूट, उसके अंदर में मैंने डेटा क्लॉक कैसे चेक करते हैं उसके बारे में मैंने बताया है। आपको अगर देखना हो तो आप बिल्कुल जाइए, वीडियो पे जाइए और वहां जैसे वीडियो प्ले करके देख सकते हैं कि DSO के द्वारा हम डेटा क्लॉक को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी हम सेट को ऑन कर रहे हैं। सेट हमारा ऑन हुआ। सेट हमारा चालू हो गया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट किए, इसके बाद यहां लेते हैं इंडिया, फिर नेक्स्ट किए, फिर नेक्स्ट किए। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हम जब पहले आगे होते थे तो हमारा जो डिस्प्ले जो है ना वो ब्लैंक हमारा होता था। अब देखते हैं कि हमारा ब्लैंक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों अब हमारा आगे हो गया, नेक्स्ट करने पर हमारा आ गया, मतलब कि हमारा सॉल्व हो चुका है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या इसके अंदर में FRP लॉक लगा है क्या? किसी ने इसके अंदर में किया था, इसको रीसेट वगैरह किया था? नहीं, FRP लॉक नहीं लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं उसको, फिर नेक्स्ट करते हैं, डन कर दिए, इसको करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों फाइनल हमारा यहाँ पे सब लोगो वगैरह सब आ चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर में जो हम चेक करने वाले हैं, क्या इसके अंदर में बेसमेंट हमारा आया है, क्या इसके अंदर में हमारा IMEI नंबर हमारा आया है कि नहीं आया। तो सबसे पहले मैं आपको इसका IMEI नंबर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस पे हम चलते हैं, कॉल वाले ऑप्शन पे चलते हैं। ये आ गया कॉल वाला बटन, इस पे हम दबाएंगे। IMEI नंबर चेक करना है, *06#। दोस्तों हमारा आ चुका है, ठीक है। हमारा IMEI नंबर यहाँ पे शो हो गया, कंप्लीट दिख रहा है। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि बेसमेंट भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बेसमेंट दिखाता हूँ कि हमारा बेसमेंट इसमें आया कि नहीं आया। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, इसके सेटिंग में हमको जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर में अबाउट डिवाइस के अंदर जाके चेक करते हैं। इसके बाद लीगल इंफॉर्मेशन अंदर गए, देखिएगा यहाँ पे बेसमेंट वर्जन हमारा दोस्तों ओके हो गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं
कि ये जो फॉल्ट बना है 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनता है, वो भी हमारा ओके था। और इसके अंदर में WTR भी किसी ने चेंज करके देख लिया था, CPU भी रिवॉल्व करके किसी ने देख लिया था। लेकिन इसके अंदर में दोस्तों एक छोटा सा दोस्तों फॉल्ट था, मैंने उस चीजों को सॉल्व कर दिया है। अगर दोस्तों अगर आपको लगता है कि ऐसे अगर एडवांस लेवल का कोर्स अगर आपको करना है तो बिल्कुल आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, RK मास्टर मोबाइल इंस्टीट्यूट, आप बिल्कुल आ सकते हैं। दोस्तों 2 दिन का आपका डेमो क्लास दिया जाएगा। 2 दिनों के अंदर अगर आपको चीजें समझ में अगर नहीं आएगा तो आपके पैसे वापस किए जाएंगे, आपसे 1 रुपया का चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इस तरह के जो फॉल्ट है विदाउट स्कीमेटिक कैसे फाइंड करना है, कैसे चेक करना है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लास के दौरान ही मैं सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और इस चीज़ों के मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, वोल्टेज सारे हमारे बन रहे थे, लेकिन इसके अंदर में एक ऐसा वोल्टेज था, वो वोल्टेज हमारा आ रहा था लेकिन उसके बाद वोल्टेज हमारा बीच में ड्रॉप हो रहा था। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा वोल्टेज हमारा कौन सा था। तो हमारा ये जो है V रेफरेंस 0.9 वाला जो वोल्टेज है, ये हमारा वोल्टेज ओके था। इसके बाद V रेफरेंस 1.3 वोल्टेज, ये वोल्टेज नहीं बन रहा था, मतलब कभी वोल्टेज हमारा आ रहा था, कभी वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हमने इसका नहीं से एक जंपर उठाया और V रेफरेंस वाली लाइन पे मैंने जंपर दे दिया। जंपर देने के बाद दोस्तों हमारा काम हो चुका है और हमारा काम 100% हमारा काम ओके हो गया है। तो मैं आपको एक बार जंपर दिखाना चाहूंगा कि मैंने